एवरीवन, देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पायला का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे आज अपन। किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है पायला के अंदर। पायला में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र प्रेजेंट होगा। मोलस्का के जीवों में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मात्र एक जीव को छोड़कर, यानी कि ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होगा, यानी कि इसे प्रेतमीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 भुजाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको ऑक्टोपस कहते हैं, यानी कि ऑक्टा यानी कि 8 भुजाएं प्रेजेंट होना। तो इस ऑक्टोपस के अंदर ही बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। बाकी सभी जीवों में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाएगा, यानी कि रक्त देह गुहा के अंदर, यानी कि साइनस के अंदर भरा हुआ रहता है। तो देखेंगे अपन इसमें निम्न भाग प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट देखें अपन पेरिकार्डियम। क्या होगा भाई पेरिकार्डियम, यानी कि हृदय के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को ही पेरिकार्डियम कहते हैं। अब बाहर की ओर होगा तो क्या करेगा, ये हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। पेरिकार्डियम व हृदय के मध्य एक कैविटी पाई जाती है, यानी कि हार्ट और पेरिकार्डियम आवरण के मध्य एक रिक्त स्थान मिलेगा, उसे ही अपन पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी के अंदर द्रव भरा हुआ रहेगा, जो द्रव बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हृदय एक छिद्र के द्वारा पेरिकार्डियल में खुलता है, जिसे रीनो पेरिकार्डियल पोर कहते हैं। यह छिद्र किडनी से संबंधित होता है। तो पेरिकार्डियम के बाद अगला देखिए अपन हार्ट। तो इसको अपन देखें हार्ट किस प्रकार पाया जाएगा। तो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं इसको। तो हार्ट जो होगा, यानी कि पायला का हृदय द्विकोष्ठीय होगा, यानी कि एक तो क्या होगा ओरिकल, इसे ये तो होगा ओरिकल, एक होगा वेंट्रिकल। ओरिकल यानी कि आलिंद और एक नीले, यानी कि द्विकोष्ठीय हृदय होगा, यानी कि 2 चैम्बर पाए जाते हैं। इनमें से एक ओरिकल या आलिंद होता है, एक वेंट्रिकल या नीले होगा। दीवारें पतली, यानी कि जो ओरिकल होगी इसकी जो दीवारें होगी वो क्या होगी, पतली दीवारें होती हैं। ओरिकल की दीवारें पतली होती हैं। वेंट्रिकल की दीवारें जो होगी वो मोटी होगी, यानी कि ओरिकल की अपेक्षा वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होगी। और जो ओरिकल होगा यह वेंट्रिकल से एक छिद्र के द्वारा कनेक्ट रहता है, उस छिद्र को कहते हैं अपन ओरिकुलो वेंट्रिकुलर पोर या आलिंद नीले छिद्र कहते हैं, या आलिंद नीले छिद्र कहेंगे। इस छिद्र में 2 अर्धचंद्राकार कपाट भी पाए जाते हैं, जो इसके खुलने और बंद होने का नियंत्रण करते हैं। तो इसमें कपाट होंगे जो इसको खोलेंगे और बंद करेंगे। अगला पॉइंट देखिए अपन ओरिकल। यह लंबा व बेलनाकार आकृति के संरचना के रूप में पाया जाता है। इसकी दीवारें जो होगी बताई दिया मैंने आपको, पतली होती हैं, वेंट्रिकल की मोटी होती हैं। इसके अग्रसिरे की ओर 3 वेन्स पाई जाती हैं। ये अग्रसिरे की ओर 3 वेन्स प्रेजेंट होगी। वाली जो होगी इफेरेंट रीनल वेन, इफेरेंट गिल वेन। पल्मोनरी जो वेन होती हैं ये पल्मोनरी से ब्लड लाती हैं, यानी कि वेन के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो पल्मोनरी से ब्लड को कलेक्ट करने का काम पल्मोनरी वेन
इफेरेंट रीनल वेन जो होगी यह किडनी से ब्लड लाती हैं। इफेरेंट गिल वेन यह गिल से ब्लड लाती हैं। यानी कि रीनल शब्द किडनी के लिए यूज करते हैं अपन, तो किडनी से ब्लड लेकर आएगी इफेरेंट रीनल वेन। पल्मोनरी शब्द श्वसन से संबंधित होगा, पल्मोनरी सेक से यानी पल्मोनरी चैम्बर से संबंधित होता है, वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद अपन देखेंगे वेंट्रिकल यानी कि नीले की बात करेंगे। यह भी लंबा वो बेलनाकार आकृति का होता है, लंबा होगा बेलनाकार आकृति होगा। इसकी दीवारें मोटी होती हैं, वो आलिंद की अपेक्षा मोटी होगी। यह एक छिद्र के द्वारा आलिंद से जुड़ा हुआ होता है और इस छिद्र को अपन बोलते हैं ओरिकुलो वेंट्रिकुलर और आलिंद नीले छिद्र कहते हैं। नीले के पश्चिम की ओर एक धमनी काट या एओर्टिक ट्रंक निकलता है जिसके समीप एक फूली हुई संरचना पाई जाती है। इस फूली हुई संरचना को कहते हैं अपन एम्पुला, एम्पुला कहेंगे। एओर्टिक ट्रंक से दो महाधमनी भी निकलती हैं जिन्हें सिफेलिक एओर्टा और विसरल एओर्टा कहते हैं। इसे कहेंगे अपन सिफेलिक एओर्टा। दूसरा जो होगा उसे कहेंगे अपन विसरल एओर्टा। तो दो एओर्टा निकलेंगे वेंट्रिकल यानी नीले के पश्चिम भाग से और आलिंद के अग्रभाग से 3 वेन्स निकलती हैं। बात करें अपन आर्टरीज यानी नीले के पश्चिम भाग से सिपेलिक एओर्टा व विसरल एओर्टा निकलता है। इन दोनों महाधमनियों से अनेक धमनियाँ निकलती हैं। किस किस से? सिपेलिक एओर्टा और विसरल एओर्टा से। तो देखेंगे अपन किस प्रकार सिपेलिक एओर्टा और किस प्रकार विसरल एओर्टा से धमनियाँ निकलती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन सिपेलिक एओर्टा से निकलने वाली आर्टरीज की। तो इसको अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये वाली जो धमनी होगी इसे कहेंगे अपन सिपेलिक एओर्टा, ये वाला होगा विसरल एओर्टा। तो देखिए अपन जो सिपेलिक एओर्टा होगा, इस सिपेलिक एओर्टा से निम्न आर्टरीज निकलती हैं। तो ये वाली जो आर्टरी होगी ये टेंडेकल आर्टरी होती है, टेंडेकल आर्टरी यानी कि टेंडेकल्स को ब्लड देगी, यानी कि स्पर्शक को ब्लड देने का कार्य करती हैं। ये वाली जो आर्टरी होगी इसे कहेंगे अपन क्यूटेनियस आर्टरी, यानी कि त्वचा को या त्वचीय भागों को ब्लड देने का कार्य क्यूटेनियस आर्टरी करेगी। क्यूटेनियस आर्टरी के बाद ये वाली जो आर्टरी होगी इसे कहते हैं अपन मेंटल आर्टरी, यानी कि लेफ्ट मेंटल आर्टरी। तो लेफ्ट मेंटल को ब्लड देने का कार्य लेफ्ट मेंटल आर्टरी करेगी। इसके अलावा ये जो आर्टरी होगी इसे कहेंगे अपन इसोफेगस आर्टरी, इसोफेगस आर्टरी, यानी कि इसोफेगस को ब्लड देने का कार्य करती हैं, यानी कि आंतरिक भागों को ब्लड देने का कार्य करेगी इसोफेगस आर्टरी। इसके अलावा ये वाली आर्टरी पेरिकार्डियल आर्टरी, यानी पेरिकार्डियम को ब्लड देने का कार्य करती हैं। ये वाली जो आर्टरी होगी इसे कहते हैं अपन पेनियल आर्टरी, यानी कि जनन अंगों को ब्लड देने का कार्य पेनियल आर्टरी करेगी। ऑप्टिक आर्टरी यानी कि नेत्रीय भागों को या नेत्र को ब्लड देने का कार्य ऑप्टिक आर्टरी करती हैं। राइट न्यूक्ल लोब आर्टरी, ये राइट न्यूक्ल लोब को ब्लड देने का कार्य करती हैं। इसके अलावा रेडुलर सेक आर्टरी, रेडुलर सेक आर्टरी यानी कि रेडुला के भागों को या रेडुला को ब्लड देने का कार्य
रेडुलर आर्टरी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार सिपेलिक एओर्टा से इन सभी भागों की ब्लड सप्लाई सिपेलिक एओर्टा के द्वारा की जाती है। तो इसके बाद देखेंगे अपन विसरल एओर्टा। तो विसरल एओर्टा से निकलने वाली जो धमनियाँ होगी, ये वाली धमनी होती है पेरिकार्डियल आर्टरी, पेरिकार्डियल आर्टरी, यानी कि पेरिकार्डियम को ब्लड देने का कार्य करती हैं। यानी कि जो सिपेलिक एओर्टा और विसरल एओर्टा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोनों ही पार्ट कहाँ से निकलते हैं? वेंट्रिकल से। तो ये वाली जो संरचना होगी ये तो होती है वेंट्रिकल, और इसके टच में क्या होगा? ऑरिकल। यानी कि जो पहला का जो हर्ट होता है वो द्विकोष्ठीय होता है, एक वेंट्रिकल दूसरा ऑरिकल। तो वेंट्रिकल भाग से निकला था सिपेलिक एओर्टा और विसरल एओर्टा, और विसरल एओर्टा से निकलने वाली धमनियों की बात कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट जो धमनी होगी वह पेरिकार्डियल आर्टरी होगी, जो पेरिकार्डियम को ब्लड देने का कार्य करती है। अगली आर्टरी की बात करें अपन, गैस्ट्रिक आर्टरी। ये वाली होगी जो गैस्ट्रिक आर्टरी होगी, यानी कि आमाशय को ब्लड देने का कार्य करती हैं। इसके बाद अगली आर्टरी हिफेटिक आर्टरी, हिफेटिक आर्टरी यानी कि यकृत को ब्लड देने का कार्य हिफेटिक आर्टरी करेगी। इसके बाद अगली जो आर्टरी होगी इंटेस्टाइनल आर्टरी, इंटेस्टाइनल आर्टरी यानी कि इंटेस्टाइन को ब्लड देने का कार्य इंटेस्टाइनल आर्टरी करती है। अगली जो आर्टरी होगी रीनल आर्टरी, यानी किडनी को ब्लड देने का कार्य रीनल आर्टरी के द्वारा किया जाता है। तो अभी तक अपन ने बात की आर्टरीज की, अब अपन बात करेंगे वेन्स की। वेन यानी कि शिराएँ। तो पहले तो प्रत्येक अंग तक ब्लड पहुंचा, और पहुंचाने का कार्य क्या करती है? आर्टरीज करती हैं, और वहां से जो ब्लड को यानी कि अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करने का कार्य वेन्स या शिराओं के द्वारा किया जाता है। तो पायला के रक्त परिसंचरण तंत्र में बहुत सारी शिराएँ प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले अपन देखें इफेरेंट गिल वेन, एफेरेंट गिल वेन। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एफेरेंट गिल वेन की। यह किडनी के कुछ भागों से ब्लड को एकत्रित करती हैं और इसे गिल में स्थानांतरित करती हैं। कौन सी? एफेरेंट गिल वेन। तो ये जो संरचना होगी, ये वाली संरचना होता है गिल। ये क्या होगा? गिल। तो यहाँ से जो ब्लड को इकट्ठा किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, उसे इफेरेंट गिल वेन के द्वारा किया जाता है, और यहाँ से इसको गिल में ट्रांसफ़र किया जाता है कि यहाँ आसपास भागों से ब्लड को इकट्ठा करके गिल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इफेरेंट गिल वेन के द्वारा। दूसरी वेन्स देखिए अपन, इफेरेंट गिल वेन। ये वाली एफेरेंट इफेरेंट गिल वेन, ये ब्लड को गिल से हृदय के आलिंद में स्थानांतरित करती है। यानी गिल से कहाँ करेगी? ये हृदय के आलिंद में। यानी कि ये वाली जो होगी ये होगी इफेरेंट गिल वेन। तो यह गिल से हृदय के आलिंद में रक्त को ट्रांसफर करने का कार्य इफेरेंट गिल वेन द्वारा किया जाता है। अगली वेन देखिए अपन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, यह पल्मोनरी सेक से ब्लड को एकत्रित करके हृदय के आलिंद में पहुंचाती हैं। यानी कि ब्लड को इकट्ठा करती हैं कहाँ से? पल्मोनरी सेक से। तो पल्मोनरी सेक से ब्लड को इकट्ठा करेगी, वो कहाँ पहुंचाएगी? हृदय के आलिंद यानी कि ओरिकल में पहुंचाती हैं। अगला पार्ट देखिए अपन, इफेरेंट रीनल वेन। बात करें अपन इफेरेंट
रीनल वेन की। यह आहार नाल के कुछ भागों से ब्लड को एकत्रित करके किडनी में स्थानांतरित करती हैं। तो आहार नाल के भाग से ब्लड को इकट्ठा करने का कार्य कौन करेगी? एफेरेंट रीनल वेन। तो एफेरेंट रीनल वेन, ये वाली एफेरेंट रीनल वेन होती हैं जो आहार नाल से इकट्ठा करती हैं ब्लड को। अगली देखिए अपन इफेरेंट रीनल वेन। इफेरेंट जो रीनल वेन होगी, तो इस वाले डायग्राम को सही करो आप, यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाली जो ये होगी इसे कहते हैं अपन इफेरेंट रीनल वेन। तो इफेरेंट रीनल वेन जो होती है ये किडनी से ब्लड को एकत्रित करके हृदय के आलिंद में ले जाती हैं, यानी कि ओरिकल में ले जाती हैं। किडनी से इकट्ठा करके ब्लड को हृदय के आलिंद में डाल देती हैं। इसके बाद देखिए अपन ब्लड का कंपोजिशन, यानी कि पायला में ब्लड कैसा होता है। तो जो पायला का रुधिर होता है वह रंगहीन होता है, यानी कि जो पायला में जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? रंगहीन होगा, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती। इसमें डब्ल्यूबीसी और फेगोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, बक्ष काणु कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विषैले पदार्थों का या हानिकारक जो बैक्टीरिया जीवाणु उनको किल करने का कार्य करती हैं। रुधिर में कॉपर हीमोसाइनिन शोषण वर्णक पाया जाता है, और जो पायला का जो रुधिर होगा इस रुधिर के अंदर हीमोसाइनिन वर्णक, तो ध्यान रखना कौन सा वर्णक पाया जाता है पायला के रुधिर में? हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। और इस हीमोसाइनिन वर्णक के अंदर कॉपर धातु पाई जाती है, और इस कॉपर धातु की वजह से जो पायला का रुधिर होगा वह हल्के नीले रंग का होता है, हल्के नीले रंग का रक्त पाया जाता है। तो ये बात हुई पायला के ब्लड की। इसके बाद अपन बात करेंगे, क्योंकि खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो इनमें जो रक्त होगा वो ब्लड साइनस के अंदर भरा हुआ रहता है। तो पायला के रक्त परिसंचरण तंत्र में अनेक छोटे छोटे रक्त कोटर पाए जाते हैं जो आपस में मिलकर एक बड़े रक्त कोटर का निर्माण करते हैं। इसके रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से बहुत सारे रक्त कोटर पाए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन रक्त कोटर यानी कि ब्लड साइनस की, तो पेरीविसरल साइनस, ये वाली जो संरचना होती है इसे कहते हैं अपन पेरीविसरल साइनस। पेरीविसरल साइनस, यह रक्त कोटर मेंटल कैविटी के फर्श पर पाया जाता है। इस रक्त कोटर में शरीर के आंतरिक अंगों से ब्लड आता है। इस ब्लड को इन रक्त कोटरों में एकत्रित किया जाता है, यानी कि आंतरिक अंग से ब्लड आएगा और पेरीविसरल साइनस के अंदर डाल दिया जाता है, यानी कि मेंटल कैविटी से रक्त को इकट्ठा करके पेरीविसरल साइनस में डाल दिया जाता है। अगला साइनस होगा पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। पेरी इंटेस्टाइनल साइनस, यह रक्त कोटर आंत्र के कुंडलों के समीप पाया जाता है। इस रक्त कोटर से आंतरिक भागों से आने वाले ब्लड को एकत्रित किया जाता है, यानी कि पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। तो इंटेस्टाइनल शब्द मतलब जो आंतरिक भाग होंगे तो उन सभी भागों से ब्लड को इकट्ठा किया जाएगा और पेरी इंटेस्टाइनल साइनस में डाल दिया जाता है। अगला साइनस देखिए अपन ब्रेंकियोरीनल साइनस। तो ये वाला जो साइनस होगा ये होगा ब्रेंकियोरीनल साइनस। यह रक्त कोटर गिल व किडनी के मध्य पाया जाता है। तो गिल व नीचे वाला भाग होगा किडनी, तो गिल व किडनी के मध्य पाया जाने वाला साइनस ब्रेंकियोरीनल साइनस, इसलिए इसको रीनल और ब्रेंकियो शब्द यूज करते हैं अपन। यह रक्त कोटर गिल व किडनी के मध्य पाया जाता है, इस कारण इसमें गिल व किडनी से
आने वाले ब्लड को एकत्रित किया जाता है, यानी कि दोनों से, गिल्स से भी आने वाले ब्लड को और किडनी से भी आने वाले ब्लड को एकत्रित किया जाएगा ब्लड को। इसके अतिरिक्त इसमें पेरिविसरल साइनस से आने वाले ब्लड को भी एकत्रित किया जाता है। अगला साइनस देखिए अपन, पल्मोनरी साइनस। यह रक्त कोटर पल्मोनरी सेक में पाया जाता है। इस रक्त कोटर में पल्मोनरी सेक या पल्मोनरी चैम्बर से आने वाले ब्लड को एकत्रित किया जाता है, यानी कि जो पल्मोनरी साइनस होगा तो पल्मोनरी सेक से आने वाले ब्लड को एकत्रित किया जाता है, यानी कि पल्मोनरी साइनस यानी कि पल्मोनरी चैम्बर से संबंधित शब्द हैं। तो पल्मोनरी चैम्बर से आने वाले ब्लड को एकत्रित करने का कार्य पल्मोनरी साइनस में किया जाता है। और ब्लड को पल्मोनरी साइनस में इकट्ठा होने के बाद और यहाँ से पल्मोनरी वेन के द्वारा रक्त को ले जाया जाता है। इसके बाद देखें अपन एंटीरियर रीनल साइनस। एंटीरियर रीनल साइनस, तो एंटीरियर रीनल साइनस इस रक्त कोटर में किडनी से आने वाले ब्लड को एकत्रित किया जाता है। किडनी से जो ब्लड आएगा उसको एंटीरियर रीनल साइनस में इकट्ठा किया जाता है। अब देखेंगे अपन ब्लड सर्कुलेटरी मैकेनिज्म। तो रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि, तो किस प्रकार रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि संपन्न होती है, तो इसको समझेंगे अपन एक आरेख के माध्यम से। तो देखिए अपन जो वेंट्रिकल होगा तो इस वेंट्रिकल से दो एओर्टा निकलते हैं, एक तो सिपेलिक एओर्टा, दूसरा विसरल एओर्टा। तो जो सिपेलिक एओर्टा होगा और विसरल एओर्टा होगा और डिफरेंट ऑर्गन, यानी कि जो शरीर के भिन्न भिन्न भाग होंगे, अंग होंगे, वहाँ पर जाकर ब्लड सप्लाई करते हैं, यानी कि शरीर के यानी कि पायला के प्रत्येक भाग में ब्लड सप्लाई करने का कार्य सिपेलिक एओर्टा और विसरल एओर्टा के द्वारा किया जाता है। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी होगी तो यहाँ से जब ब्लड सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई होने के बाद वापस इनको इकट्ठा भी किया जाता है। तो इसके लिए पेरीविसरल साइनस और पेरी इंटेस्टाइनल साइनस पाए जाते हैं। तो जो पेरीविसरल साइनस होगा यह साइनस पल्मोनरी साइनस में खुलेगा और पल्मोनरी साइनस से क्या निकलेगी, यानी कि पल्मोनरी चैम्बर से पल्मोनरी वेन निकलती है जो ओरिकल में जाकर ओपन होगी। इसके बाद पेरीविसरल साइनस जो होगा तो जो पेरी इंटेस्टाइनल साइनस होता है इसे इफेरेंट रीनल साइनस और इफेरेंट रीनल वेन निकलेगी जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में ब्लड को ले जाया जाएगा और वहाँ से इसको ओरिकल में ले जाया जाएगा। अब जो इफेरेंट रीनल साइनस होगा ये एंटीरियर रीनल चैम्बर में ओपन होगा और एंटीरियर रीनल चैम्बर ब्रेंकियो रीनल साइनस में ओपन होगा और यहाँ से यानी कि कुछ भाग तो पल्मोनरी साइनस में और कुछ भाग जो ब्लड का होगा वो ब्रेंकियो रीनल साइनस में आ जाता है और यहाँ से एफेरेंट गिल वेन के द्वारा गिल में ट्रांसफर किया जाएगा और गिल से एक वेन निकलती है एफेरेंट गिल वेन और ये एफेरेंट गिल वेन रक्त को कहाँ ले जाएगी, ओरिकल में। इसी प्रकार पेरी इंटेस्टाइनल साइनस होगा, यहाँ से भी एफेरेंट रीनल वेन निकलेगी और जो यहाँ से ब्लड को ओरिकल में ले जाएगी और सभी भागों से जो वेन्स होगी वो ब्लड को इकट्ठा करके ओरिकल में डाल देती हैं और ओरिकल के अंदर रक्त का शुद्धिकरण होता है। वो शुद्धिकरण होने के बाद वो वेंट्रिकल में चला जाता है और वेंट्रिकल से सिपेलिक एओर्टा और विसरल एओर्टा दो संरचनाएं यानी कि दो महाधमनियाँ निकलेगी और इस महाधमनियों के द्वारा वापिस पूरी डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी में यानी कि बॉडी के शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड सप्लाई का कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि संपन्न होती है पायला के अंदर। तो इसी के साथ अपन ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट तरीके से समझ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।